हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है जेई एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस सीरीज में हम पूरी फिजिक्स की थ्योरी कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल, और उसके साथ साथ हम इरोडोव के सारे रेलेवेंट सवाल भी साथ में लेते चल रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार हम अपने होमवर्क क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में तुम्हें होमवर्क दिया था, तो आओ देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है टू टचिंग बार्स वन एंड टू आर प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल. The masses of the bars are equal to m1 and m2. Coefficient of friction between the inclined planes and these bars are equal to k1 and k2 respectively, with k1 greater than k2. फिर ये बोल रहा है फाइंड फोर्स ऑफ इंटरैक्शन between the bars in the process of motion, और दूसरा है मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा एट विच द बार स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। ठीक है, तो बेसिकली पहले सिचुएशन को हम बनाते हैं, है ना। थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे हम इसका एफबीटी बनाते हैं, दोनों ब्लॉक बनाएंगे पहले। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट ब्लॉक, और इसी के साथ में है तुम्हारा ये सेकेंड ब्लॉक वन और, ठीक है। अब इन पे फोर्सेस दिखाना चालू करते हैं। तो अब मैं mg को डायरेक्टली कंपोनेंट में दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी तुम्हें पता होना चाहिए कि mg डाउनवर्ड लगेगा, उसका कंपोनेंट लेंगे। तो एक ये हो गया m1g cos अल्फा, और ये हो गया m1g sin अल्फा। फिर मैं सेकंड वाले पर दिखा रहा हूँ, ये हो गया। एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो सेकंड वाले के लिए हम ये ग्रीन कलर से लिखते हैं। तो ये एक हो गया तुम्हारा m2g cos अल्फा, और एक हो गया तुम्हारा m2g sin अल्फा। तो या तो कहीं और लिख देते हैं, तो जरा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कहाँ लिखे हैं, चलो तो यहाँ, चलो यही लिखते हैं m2g sin अल्फा। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। तो ये इस पे फोर्सेज हो गई। इसके अलावा इसमें और एक फोर्स लगेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है, तो एक नॉर्मल फोर्स जो ये एक दूसरे पर इक्वल मैग्नीट्यूड की लगा रहे होंगे, इस पर ये ऐसे लगा रहा होगा और इस पर ये ऐसे। एन फोर्स दोनों पर लग रही होगी अलग अलग। उसके अलावा क्योंकि ये सरफेस रफ है, इसका म्यू अपने को मतलब नॉट इक्वल टू जीरो है। बेसिकली इस वाले का K1 है और इसके नीचे का ये K2 है, ठीक है। इस सरफेस का और इस सरफेस का ऐसे दिया हुआ है अपने को, ठीक है। ये तो फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन बेसिकली इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है। तुम यहाँ से देख सकते हो कि ये ब्लॉक अगर मूव करेंगे भी तो नीचे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ नेट फोर्स नहीं है ना। अगर तुम वन और टू को एक इंडिविजुअल सिस्टम मानो है कि सपोज वो दोनों साथ में ही मूव कर रहे हैं, तो वो नीचे ही मूव करेंगे। तुम्हें समझ में आएगा कि नेट फोर्स वेट की वजह से ही नेट फोर्स आएगा, क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल तो फिर इंटरनल हो जाएंगे। एन वाले जो हमने रेड कलर से दिखाया है वो इंटरनल हो जाएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बेसिकली नेट फोर्स इनको नीचे ले जाने वाला ही होगा, जो कि m1g sin अल्फा प्लस m2g sin अल्फा बोल सकते हो, या m1 प्लस m2 इंटू जी sin अल्फा ये बोल सकते हो। तो इनकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, तो दोनों के फ्रिक्शन इनको अपोज करेंगे तो ऊपर की तरफ लगेंगे, ठीक है। तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पर F1, और इस पर लगेगा F2। ये दोनों फोर्सेस भी हमने दिखा लिया, तो अब सारे फोर्सेस हमने इसमें दिखा लिए हैं, ठीक है। तो और देखते हैं। अब अगर तुम ध्यान से देखो, तो मैं अगर A1 लिखना चाहूँ, फर्स्ट का एक्सेलरेशन है ना, पहले फर्स्ट पर नेट फोर्स लिखते हैं इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। सपोज हम इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखते हैं, ठीक है। इसको मैंने पॉजिटिव बोल दिया है। और वर्टिकल वाली यार बैलेंस कर लेना, हाँ वो मैं बताना बनाना भूल गया। ये वर्टिकल नॉर्मल्स भी होंगे, तो इनका यूज नहीं है क्वेश्चन में। तो ये N1, और इसको दूर से बनाना था ना, एक बार ये N2। तो ये इसको बेसिकली वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब इंक्लाइंड प्लेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन बोल दे रहा हूँ बार बार। तो उसके में ये वेट के कॉस अल्फा वाले कंपोनेंट को बैलेंस करेंगे, तो इनका अपने को भी काम नहीं है, ठीक है। पैरेलल वाले की बात करते हैं अब, है ना। तो सपोज फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन में लिखना चाहूँ, फर्स्ट वाला मूव करेगा तो अगर ये सारी फोर्सेस है, ठीक है। अब देखो दो तीन केसेस हो सकते हैं, या तो ये रुके रहे, है ना। वो तो तब होगा जब फ्रिक्शन सफिशिएंट उनको रोकने के लिए। बाकी अगर ये मूव करेंगे तो ये हमेशा साथ में मूव करेंगे, अलग अलग मूव करेंगे, ये देखना है। बेसिकली अपने को ये चेक करना है कि अगर फर्स्ट का एक्सेलरेशन सेकंड से ज्यादा हो गया तो इनके बीच में सेपरेशन आ जाएगा और बीच वाला नॉर्मल खत्म हो जाएगा। अगर सेकंड का एक्सेलरेशन फर्स्ट से ज्यादा रहा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आओ देखते हैं। तो फर्स्ट का एक्सेलरेशन पहले समझते हैं हम। तो ये हो जाएगा m1g sin अल्फा माइनस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। सपोज ये मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेशन हम तभी निकाल रहे हैं ना, तो म्यू m1g cos अल्फा अपॉन m1। तो ये हो जाएगा g sin अल्फा माइनस म्यू वन। बेसिकली तो इसको K1 लिखना चाहिए ना मेरे को, K1 जी cos अल्फा। सिमिलरली जब तुम A2 लिखोगे तो वो होगा M2 जी sin अल्फा
माइनस K2 M2G कॉस अल्फा, ये समझ रहे हो ना, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अपॉन M2, ये हो जाएगा तुम्हारा G साइन अल्फा माइनस K2G कॉस अल्फा। अब इन दोनों एक्सेलरेशन में तुम एक चीज देखोगे कि बाकी ये दोनों टर्म तो सेम ही है, यहाँ पर माइनस K1G कॉस अल्फा, यहाँ पर माइनस K2G कॉस अल्फा है ना। तो अगर ऐसा है तो अपने पास एक इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में और गिवन थी, कहाँ गया, हाँ इसमें एक इन्फॉर्मेशन थी कि K1 हमारा K2 से बड़ा है ना। तो बेसिकली ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है ना। तो बेसिकली जो A1 होगा वो A2 से कम हो जाएगा हमेशा के लिए, ये चीज समझ में आई। और अगर A1 A2 से कम है मतलब ये कभी कांटेक्ट छोड़ेंगे नहीं, ये साथ में ही चलेंगे पूरे टाइम, ठीक है। अब बाकी ये हो सकता था कि फ्रिक्शन इसको रोक ले, तो अभी हमने ये समझ लिया कि ये पूरे टाइम एक साथ चलेंगे, ठीक है। अगर फ्रिक्शन रोक के रखेगा तो वहां जो कॉमन एक्सेलरेशन मान रहा है वो जीरो आ जाएगा, ठीक है ऐसा। तो अब देखते हैं, अब इनका सपोज इस डायरेक्शन में कोई कॉमन एक्सेलरेशन है जिसको मैंने कुछ बोल दिया ए नॉट, ठीक है। तो ये ए नॉट एक्सेलरेशन से दोनों एक साथ चलेंगे, अब ये चीज अपने को क्लियर हो गई, ठीक है। तो आओ देखते हैं, तो पहले फर्स्ट वाले के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे ये ए नॉट से चलने के लिए। तो हम ये लिख सकते हैं, एक मिनट, ठीक है हाँ सही है। तो जो हम फर्स्ट वाले के लिए इक्वेशन लिखेंगे वो हम लिखेंगे M1G, सॉरी M1 A0, ठीक है, प्लस एन, क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स इस पर लग रहा है, ठीक है, प्लस एन, और एक ये फ्रिक्शन F1 जो लग रहा है ये माइनस म्यू M1G कॉस अल्फा माइनस K1 M1G कॉस अल्फा, ये फ्रिक्शन वाली फिर फोर्स हो गई, ठीक है। और एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ एक मिनट सॉरी, वापस से लेते हैं इसको, ठीक है, एक मिनट। हम ऐसा लिख सकते हैं M1 A0 इज इक्वल टू, है ना, बेसिकली ये ए एक्सेलरेशन चल रहा है तो इस पे इस डायरेक्शन में जितनी फोर्स है ना M1G साइन अल्फा, है ना, M1G साइन अल्फा प्लस एन माइनस ये F1, ये तीनों फोर्सेज है इस पर। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं नेट फोर्स के हिसाब से, जैसे हम पहले भी करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं M1G साइन अल्फा प्लस एन माइनस K1 M1G कॉस अल्फा, ये हमने फर्स्ट वाले के लिए इक्वेशन लिख ली। अब सेकंड वाले के लिए देखते हैं, है ना, ये जो पीछे वाला ब्लॉक है ये भी इधर से ए नॉट से चल रहा है, इसमें एक फोर्स है ये M2G साइन अल्फा माइनस एन माइनस F2, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा ये। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर M2 A0 इज इक्वल टू M2G साइन अल्फा माइनस एन माइनस K2 M2G कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये अपने पास दो इक्वेशंस आ गई, है ना, दोनों बॉडीज के लिए हमने इक्वेशन लिख ली। अब एक चीज तुम ये देखोगे कि इन दोनों में अननोन क्या क्या है, M1 अपने पास है, ठीक है, जी तो पता ही है, साइन अल्फा अपने पास है क्योंकि अल्फा अपने पास है, तो ये सारे, तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इन दोनों इक्वेशंस में एक अननोन है A0 और दूसरा है एन, ठीक है। और ये दोनों हमने माने हैं, तुमने देखा भी है ऊपर, A0 जो कॉमन एक्सेलरेशन हमने माना है और एन जो हमें निकालना है। तो अब हमें टू इक्वेशन टू अननोन का सवाल है बस, तो बेसिकली हमें एन की वैल्यू चाहिए। तो देखो एक तरीका तो हो सकता है इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे तो एन एन कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर कुछ ए नॉट की एक वैल्यू आएगी और फिर उस ए नॉट को तुम इसमें पुट करोगे, मतलब किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे वन में चाहे टू में, और उससे फिर तुम्हें वैल्यू मिलेगी। तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसका कोई फायदा नहीं है। बेसिकली हमारा टारगेट क्या है कि हमें ए नॉट नहीं चाहिए, एन चाहिए अपनी फाइनल इक्वेशन में। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इस इक्वेशन को M2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस इक्वेशन को M1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और फिर ऊपर वाले से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ऊपर वाले में M1 M2 A0 आ जाएगा, नीचे वाले में भी M1 M2 A0 आ जाएगा, और जब वो एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे तो अपने पास एक इक्वेशन बचेगी जिसमें केवल एन अननोन रहेगा, और वो हम निकाल लेंगे। तो आओ देखते हैं कैसे। तो इस इक्वेशन को मैं M2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस इक्वेशन को मैं M1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो लाओ, वैसे तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ इसको, बट चलो अगर तुम लोग हो सकता है तुम्हें समझने में प्रॉब्लम आए तो मैं पहले एक स्टेप और कर देता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करके भी एक इक्वेशन लिख देता हूँ। तो पहली वाली इक्वेशन को, इक्वेशन वन बोल रहे हैं, तो पहली वाली इक्वेशन को जब हम M2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी M1 M2 A0 इज इक्वल टू M1 M2G साइन अल्फा प्लस M2n माइनस K1 M1 M2G कॉस अल्फा, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को लाएंगे, है ना, इसको अगर हम M1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर बनेगा M1 M2 A0 इज इक्वल टू M1 M2 G साइन अल्फा माइनस
m1n और माइनस k2 m1 m2 g cos अल्फा। अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमने 1 को m2 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, ठीक है, 2 को m1 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, ये बन गई। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दें सिंपली, ठीक है। तो अब हम क्या कर दें, ये इस वाली इक्वेशन से ऊपर वाली से नीचे वाली को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फाइनल रिजल्ट लिखते हैं। तो क्या बनेगा, m1 m2 a0 और m1 m2 a0 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में सारा बचेगा जीरो। ऊपर बनेगा m1 m2 g sin अल्फा माइनस m1 m2 g sin अल्फा, फिर ये जीरो, फिर प्लस m2n माइनस माइनस m1n, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा प्लस m1 प्लस ऐसे लिख देना प्लस m2n माइनस माइनस m1n, है ना। ये माइनस माइनस का सीधे प्लस करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्लस m1n, ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। फिर बनेगा माइनस k1 m1 m2 g cos अल्फा, और ये माइनस माइनस का फिर प्लस बनेगा नीचे वाला ये टर्म, तो ये बनेगा k2 m1 m2 g cos अल्फा। तो ये अपनी इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, तो इधर बचेगा जीरो, इज इक्वल टू ये बनेगा m1 प्लस m2 कॉमन, मतलब n कॉमन लिया तो m1 प्लस m2 बचेगा, माइनस इसमें m1 m2 g cos अल्फा पूरा कॉमन ले सकते हैं हम, m1 m2 g cos अल्फा, अंदर बचेगा k1 माइनस k2, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे, अब हम लिख सकते हैं कि m1 प्लस m2 इंटू n इज इक्वल टू m1 m2 g cos अल्फा इंटू k1 माइनस k2, ठीक है। ये हो गया, तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से m1 m2 g cos अल्फा इंटू k1 माइनस k2 अपॉन m1 प्लस m2। यही हमें चाहिए था, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर ए पार्ट का आंसर ये है। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है और देखते हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा एट विच द बार स्टार्ट स्लाइडिंग। तो अब ये तो पता है कि दोनों एक साथ चलेंगे, तो अब दोनों को एक सिस्टम मान के मैं फिर से एक बार एफबीडी बना रहा हूँ, ठीक है। खैर मैं वहां पे भी सॉल्व कर सकता था, बट चलो तुम्हें समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी उधर, तो मैं एक बार दोनों को एक सिस्टम मान के इस तरीके से एफबीडी बना रहा हूँ, ठीक है। वन और टू अब दोनों एक साथ चल रहा है ना, नीचे की तरफ। तो ऐसे में जो यहाँ पर एक नॉर्मल इन दोनों में लग रहा था ना, वो इंटरनल हो जाएगा, और अब हम उसको नहीं बनाएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि उसका काम नहीं, इंटरनल फोर्सेस होगी। तो बेसिकली एक एक मिनट, एक इस पे लगेगी m1 g cos अल्फा, यहाँ से n1, इसका भी अपने को काम नहीं, बट मैं दिखा दे रहा हूँ, m2 g cos अल्फा n2, है ना। इस पर लगेगी m1 g sin अल्फा, इस पर लगेगी m2 g sin अल्फा। उसके अलावा अब क्योंकि ये मूव ही कर रहे हैं, ठीक है, या जस्ट ये मूव करना चालू करेंगे, मतलब वही है ना, हमने एंगल ऑफ रिपोज पिछली क्लास में देखा था। तो बेसिकली ये जो एंगल अल्फा है, इसको जब तुम जीरो से बढ़ाना चालू करोगे, तो एक वैल्यू ऐसी आएगी जब ये जस्ट मूव करना चालू करेंगे, वही हम उसी एंगल को एंगल ऑफ रिपोज बोलते थे, तो वही एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पे बेसिकली निकालने को बोल रहा है। तो उस टाइम पे ये फोर्सेस जस्ट बैलेंस होंगी, फाइनल क्रिटिकल इक्विलिब्रियम, मतलब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लग रहा होगा और बैलेंस कर रहा होगा नेट फोर्स को। तो इसका हो जाएगा Fk1 और इसका हो जाएगा Fk2, मतलब अब यहाँ पर Fk और Fs सेम है, क्योंकि तो मतलब बेसिकली Fs की मैक्सिमम वैल्यू और Fk काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू सेम है, क्योंकि म्यू सेम है, मतलब दोनों टाइम दोनों केस में ही तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी दोनों ही फर्स्ट वाले के लिए k1 है, सेकंड वाले के लिए k2 है। अगर कुछ और ऐसा दिया होता कि नहीं उसके लिए k1 से कुछ कम है, तो हम उस हिसाब से देखते हैं, बट अभी k1 ही है तो सेम ऐसे मान लो, ठीक है। ये हो गया, तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग के अपोज करेगा, तो अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि ये फाइनली बैलेंस ही करनी है, इक्विलिब्रियम, ये क्रिटिकल इक्विलिब्रियम वाला स्टेज है। तो हम लिख सकते हैं m1 g sin अल्फा प्लस m2 g sin अल्फा, ये हो गई, ये हो गई, माइनस Fk1 माइनस Fk2 माइनस Fk1 माइनस Fk2, ये जीरो हो जाएगी। अब इसके बाद हम जरा सा भी एंगल बढ़ाएंगे, तो ये क्योंकि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है, तो ये तो नेगेटिव वाली वैल्यू इतनी ही रहेगी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते और अल्फा बढ़ाने पर, बट ये वैल्यूज चेंज होंगी, है ना। और ये बढ़ेंगी, जब ये बढ़ेंगी तो ये नेट फोर्स इस तरफ लाएंगे और ये मूव करना चालू कर जाएंगे। तो आखिरी जब ये नहीं मूव करेगा वो तभी होगा जब ये और ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लग के बैलेंस आउट हो रहे हो, ठीक है। ये मैं पहले पिछले लेक्चर में पूरी इसकी थ्योरी बता चुका हूँ, तभी होमवर्क दिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट हो रहा है तो तुम एक बार जाके एंगल ऑफ रिपोज वाली वीडियो देख सकते हो, तो तुम्हें वहां से क्लियर हो जाएगा, पिछली वीडियो जो है। तो यहाँ से हम लिखेंगे
m1 जी साइन अल्फा प्लस m2 जी साइन अल्फा इज इक्वल टू f k1 प्लस f k2। अब f k1 f k2 की वैल्यू रखते हैं। पहले यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लें, जी साइन अल्फा कॉमन दिख रहा होगा तुम्हें एलएचएस में, तो हम लिखते हैं जी साइन अल्फा। अंदर आएगा तुम्हारा m1 प्लस m2। इधर लिखोगे f k1 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी जो होगी वो होगी k1 m1 जी कॉस अल्फा प्लस इसको लिखोगे k2 m2 जी कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ से लिखोगे जी साइन अल्फा m1 प्लस m2। अब इधर से कॉमन ले लोगे तो जी कॉस अल्फा कॉमन दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, तो यहाँ से लिख सकते हो k1 m1 प्लस k2 m2। ठीक है, तो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉस अल्फा को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा tan अल्फा, और उधर तुम्हारा बचेगा k1 m1 प्लस k2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तुम्हारा एंगल निकल चुका है। tan अल्फा की वैल्यू ये है, तो अल्फा यहाँ से सिंपली लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ k1 m1 प्लस k2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यही पूछा था। तो ये था इस सवाल में। अब आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली डबल ब्लॉक प्रॉब्लम्स, जहाँ दो ब्लॉक्स दिए हो और उसमें चाहे तो एक पर फोर्स लग रही हो चाहे दोनों पे लग रही हो, दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो ना हो, अलग अलग केसेस होंगे। तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो लिख सकते हो डबल ब्लॉक प्रॉब्लम्स। चलो, तो स्टार्ट करते हैं डबल ब्लॉक प्रॉब्लम्स। तो पहले हम एक सिंपल सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। सपोज ये एक सरफेस है जो कि एक स्मूथ सरफेस है, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 है। ठीक है, इस पर इस तरीके से एक कैपिटल एम मास का ब्लॉक रखा है, फिर इसके ऊपर हमने एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक और रख दिया, तो ये हो गए हमारे दो ब्लॉक। ठीक है, इस तरीके से। और जो इनके बीच का ये सरफेस है ना, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, कुछ म्यू है, ठीक है, जो कि 0 नहीं है, मतलब ये रफ सरफेस है। अब हमने क्या किया, इस नीचे वाले ब्लॉक पर हम एक फोर्स एफ लगाना चालू करेंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि अब हम इस एफ को 0 से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो क्योंकि अब जब हम इस एफ को लगाएंगे तो इस सरफेस पे तो कोई फ्रिक्शन आएगा नहीं, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। बट ये वाला जो सरफेस है, इसका अपना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कुछ है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या चाहेगा कि इन दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। तो इस ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इसको इस तरफ रोकने की कोशिश करेगा, ऐसे फ्रिक्शन लगना चालू होगा। और वो फिर अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक जाएगा, तब तक वो रोक पाएगा कि नहीं, और फिर उस पर हम सारी एनालिसिस करेंगे। और दूसरी चीज ये कि जितना फ्रिक्शन इस पर लगेगा उसी का ऑपोजिट फ्रिक्शन मतलब बेसिकली इस पर भी लगेगा, और वो इसको रोक के रखना चाहेगा। तो आओ देखते हैं, है ना, होगा क्या। सपोज ये जो छोटा वाला ब्लॉक है, स्मॉल एम वाला, बेसिकली मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस पर तुम एफ लगाना चालू करोगे, तो इस पर मैं यहीं पर दिखा देता हूँ यार, जगह कम है ना। तो ये वाले ब्लॉक पर एक फ्रिक्शन यहाँ पर लगना चालू होगा जो इसको रोकना चाहेगा। और उतने ही अमाउंट का वो फ्रिक्शन होगा, कितना वो फ्रिक्शन होता है इस सरफेस का म्यू नॉर्मल। तो अब इस छोटे वाले ब्लॉक को अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी वजह से जो वेट आएगा ऊपर से छोटे वाले ब्लॉक की वजह से, उसी पर इन दोनों के बीच का नॉर्मल डिपेंड करेगा, है ना, और उसी पर फिर फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। तो हम पहले बॉडी बनाते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये है तुम्हारा स्मॉल एम वाला ब्लॉक। तो इस पर बेसिकली एक तुम्हारा ये लगेगा एम जी, एक यहाँ से लगेगा नॉर्मल, है ना। ठीक है, अब जो यहाँ पर नॉर्मल है, ठीक है, ये हो गया। इस केस में जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी एफ एस मैक्स, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, या वही बाद में काइनेटिक फ्रिक्शन भी वही हो जाता है, तो वो होगी तुम्हारी म्यू नॉर्मल। तो उसको मैं बोल सकता हूँ म्यू एम जी। समझ में आया। ठीक है, तो जो ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि नॉर्मल यही है, तो इस एफ की जो हमने शुरू में बात किया था कि ये एक एफ यहाँ पे इसको रोकना चाहेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी यही है ना, क्योंकि ये इसी सरफेस की वजह से और इसका नॉर्मल यही है ना। तो इसके वेट से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, इससे लेना देना है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा ये। थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा हो सकता है समझ में दिक्कत आया भी, तो एक बार दोबारा से तुम वीडियो इसके देखना तो समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया इस तरीके से, ये फ्रिक्शन लगेगा। तो ये फ्रिक्शन अगर यहाँ पर लग रहा है
मतलब कैपिटल एम वाले ब्लॉक को इधर रोकना चाह रहा है और सेम अमाउंट का फ्रिक्शन इसको आगे ले जाना चाह रहा है, ताकि ये दोनों हमेशा एक साथ रहें। ठीक है, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन तो कुछ ना कुछ आएगा इस फोर्स की वजह से, क्योंकि ये सरफेस तो स्मूथ है ना। तो आओ आगे देखते हैं, तो ये कितनी देर तक साथ में चलेंगे, ये सब चीजें हैं। तो हमें की समझ में आएगी, जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो तो हमारी 0 से लेकर के म्यू एम जी तक हो सकती है। ठीक है, ये हो गया। अब जब तक ये म्यू एम जी से कम है, एफ एस जब तक म्यू एम जी से कम लग रहा है ना, कब तक, तब तक ये दोनों एक साथ चलते रहेंगे। तो बेसिकली होगा क्या, कि ये जो, अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं, इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं, तो ये जो एफ है, इस पर केवल एक ये नेटवर्क होगा, क्योंकि ये दोनों फ्रिक्शन तो इंटरनल हो जाएंगे फिर, है ना। तो उस केस में ये जब तक एक साथ चलेंगे तब तक इनका एक्सेलरेशन, सपोज ये इस तरफ कुछ एक एक्सेलरेशन ए नॉट से चल रहे हैं, तो वो ए नॉट कितना होगा, एफ अपॉन एम प्लस एम होगा। समझ में आया, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। जब तक ये एक्सेलरेशन, मतलब ये जब तक एक साथ चलेंगे तो इनका एक्सेलरेशन ये होगा। और ये एक साथ कब तक चलेंगे, क्योंकि देखो ये नेट एक्सेलरेशन तो ये रहेगा ही, है ना, जो इसको आगे बढ़ाता रहेगा, ये धीरे धीरे बढ़ भी रहा है क्योंकि एफ बढ़ रहा है, तो ये नेट एक्सेलरेशन तो रहेगा ही। तो जब तक ये फ्रिक्शन इन दोनों को बैलेंस आउट करके एक साथ चला सकता है, तब तक ये एक साथ चलेंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। तो जब तक ये फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम तक लग रहा है, तब तक मतलब ये इन दोनों को एक साथ रख पा रहा है, तो ये दोनों एक साथ चल रहे हैं तब तक। मेरे ख्याल से चीज समझ में आ गई होगी। तो इस टाइम तक जो तुम्हारा स्मॉल एम का एक्सेलरेशन है, वही कैपिटल एम का एक्सेलरेशन है, और वो ए नॉट के बराबर है, जो हमने ऊपर देखा, एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये हो जाएगा कॉमन एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये जो वैल्यू है, ये कितनी है, अगर स्मॉल एम का एफबीडी देखो अब, तो जब तक ये एक साथ चल रहे हैं, इस पर ऐसे फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, तीसरा फोर्स है ना, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, मैं ये स्मॉल एम बोल देता हूँ, ये कितना होगा, ये हो जाएगा एफ अपॉन एम। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और इसका एक्सेलरेशन हमेशा ये एफ अपॉन एम ही रहेगा। ठीक है, अब वो फ्रिक्शन कितना लग रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको मैं एफ अपॉन एम भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जब तक ये एक साथ चल रहा है, तो फिर इस बड़ी वाली बॉडी का भी एक्सेलरेशन, मतलब बड़े ब्लॉक का भी यही होगा, तो कॉमन एक्सेलरेशन भी यही होगा। तो मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो तुम्हारा एफ एस अपॉन एम है, वही तुम्हारा स्मॉल एम का एक्सेलरेशन है, वही कैपिटल एम का एक्सेलरेशन है, और वो एफ अपॉन एम प्लस एम के भी बराबर है, जब तक ये एक साथ चल रहे हैं। जब तक वो फ्रिक्शन इतना लग पा रहा है कि वो इस बॉडी को, वो सेम एक्सेलरेशन, इस छोटे वाली बॉडी को सेम एक्सेलरेशन दे पा रहा है, जो कि इनके रिजल्टेंट से आ रहा है, या फिर जो एक्सेलरेशन ये है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन जब तक ये दे पा रहा है। पर फ्रिक्शन की भी एक लिमिट है, और ये फोर्स तो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसकी कोई लिमिट, एफ की कोई लिमिट है नहीं। तो एक समय के बाद ये एक्सेलरेशन नहीं दे पाएगा, तब क्या होगा कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लगता रहेगा। बट ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है, इस पर एफ जो है वो हावी हो जाएगा, और वो इसको आगे ले जाने लगेगा, तो इनमें एक रिलेटिव स्लिपिंग आ जाएगी। तो उस केस में कैसे एनालिसिस करेंगे उसको देखते हैं। तो एक चीज इन क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा एक्सेलरेशन की वो वैल्यू बताओ जब तक ये एक साथ चलेंगे। तो वो होगा, या फिर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी तुम बोल सकते हो, क्योंकि ए एम तुम्हारा एफ एस बाई एम है, तो ए एम की मैक्सिमम वैल्यू एफ एस मैक्स बाई एम हो जाएगी। समझ में आया इसे, यानी कि तुम इसको बोल सकते हो म्यू एम जी, यही था ना तुम्हारा फ्रिक्शन अपॉन एम, तो ये हो जाएगी म्यू जी। तो जो स्मॉल एम का एक्सेलरेशन है वो लेस देन इक्वल टू म्यू जी रहेगा। ठीक है, बट कैपिटल एम का एक्सेलरेशन बढ़ भी सकता है। अब चलो इसको हम थोड़ा सा ग्राफ बना के समझते हैं, तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। और देखते हैं, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया ग्राफ। इस एक्सिस पे हमने लिया एक्सेलरेशन एम, और एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम अलग अलग कलर से दिखा लेंगे बेसिकली। और इस डायरेक्शन में हमने लिया कैपिटल एफ की वैल्यू। ठीक है, तो जब कैपिटल एफ जीरो है तो सारा सिस्टम रेस्ट पे है, तो दोनों का एक्सेलरेशन जीरो होंगे। फिर हमने बोला कि एक वैल्यू, कॉमन वैल्यू तक, है ना, जो कॉमन वैल्यू ये है म्यू जी, यहाँ तक ये दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये दोनों एक साथ चलेंगे। तो ये दोनों का एक्सेलरेशन, सपोज मैं स्मॉल एम का एक्सेलरेशन येलो कलर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, और कैपिटल एम का अगर मैं व्हाइट से दिखा दूं तो वो भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यार ये मैं दोनों कैसे दिखाऊं, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है, मैं ऐसे डॉटेड करके दिखा दे रहा हूँ, मतलब दोनों का सेम ही है। तो ये दोनों अभी तक सेम है। ये कब तक सेम है, जब तक ये होता है म्यू जी, इस वैल्यू तक। अब इसके बाद क्या होगा ना, कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लग चुका। तो अब तुम इस ब्लॉक को देखोगे, इस पर, इसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम पे लग रहा है, इस पे और कोई फोर्स तो है नहीं। तो इसका एक्सेलरेशन इसके आगे पूरे टाइम वही म्यू जी ही रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू जी है, म्यू एम जी है, और इसका फिर एक्सेलरेशन पूरे टाइम म्यू जी ही रहेगा।
तो इसके आगे अगर मैं स्मॉल एम का ग्राफ और देखूं तो स्मॉल एम अब इस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता रहेगा, फ्रिक्शन लगता रहेगा, वो अपोज करने का ट्राई करता रहेगा, बट अब वो अपोज कर नहीं पाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा। बट कैपिटल एम की बात करो तो उस पर एफ फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो अब उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, बट उस पर एक नेट एक्सेलरेशन आएगा। तो अब वो कैपिटल एम वाला ब्लॉक तो हम एक बार फिर से बनाते हैं। ये रहा तुम्हारा कैपिटल एम वाला ब्लॉक, तो इस पर हमने बेसिकली ये एफ दिखाया था, ठीक है। और इसका एम जी तो ये लग ही रहा होगा, इसकी अपने को जरूरत नहीं है वैसे। ये कैपिटल एम जी, फिर यहाँ से एक जो नॉर्मल आया था, है ना, ये था इस ब्लॉक पर, जो कि अपना एम जी के बराबर भी था, ठीक है। ये चीज मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो। ये हो गया। और इसमें यहाँ से एक नॉर्मल और होगा, इसको मैं एन डैश बोल दे रहा हूँ, बट इससे फ्रिक्शन नहीं होगा क्योंकि ये सरफेस तुम्हारा स्मूथ था नीचे वाला। अब इसको रोकने के लिए, जब ये मूव कर ही रहा है, तो इसको रोकने के लिए कौन काम कर रहा होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन। तो अब हमने बोला कि सपोज वो फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर निकल गया, मैक्सिमम तक तो साथ चल रहे थे, उसके आगे अभी अलग अलग चलेंगे, लेकिन ये मूव तो कर ही रहा है, तो अब इस पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक। तो अब हम इसके लिए अगर ये लिखेंगे, सपोज ये कुछ ए एक्सेलरेशन थे, कैपिटल एम, मतलब ए एम एक्सेलरेशन से आगे निकल रहा है, तो इस ए एम को हमें निकालना है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना, एम इंटू ए एम इज इक्वल टू एफ माइनस एफ के। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसको हम यहाँ आगे नीचे लेकर के आ रहे हैं। यहाँ से हम लिखेंगे एम इंटू एम इज इक्वल टू एफ माइनस एफ के की वैल्यू हम वही लिखेंगे जो एफ एस मैक्स की वैल्यू थी, वो थी म्यू एम जी। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से कैपिटल ए एम को हम लिखेंगे एफ बाय एम माइनस म्यू एम जी बाय कैपिटल एम। ठीक है, ये हो गया। तो अब तुम इस वैल्यू को देखो और मेरे को ये बताओ कि यहाँ से इसका एक्सप्रेशन, जब तक तुम्हारा ये मतलब ये साथ में चल रहा है, तब तक तो ये व्हाइट वाले कलर से अगर मैं दिखाना चाहूँ, चलो व्हाइट से मैं दिखा ही दे रहा हूँ कैपिटल एम का एक्सेलरेशन, तब तक तो ये यही आया, ठीक है, इस वैल्यू तक। बट अब इसके बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन के मैं तुम्हें तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन की ये ऐसे चला जाए कुछ नीचे कम स्लोप के साथ, दूसरा ऑप्शन ये इसी स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करे, तीसरा ऑप्शन ये कुछ हायर स्लोप की स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करे। तो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, हायर स्लोप, लेसर स्लोप, या सेम स्लोप। तो अब ध्यान से देखो, ये जो एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम का एक्सप्रेशन निकला है, ये तुम ऐसे देख सकते हो, और ये कैपिटल एफ के साथ, और हम ग्राफ इसका बना रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम विद कैपिटल एफ, है ना। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का लग रहा है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, जिसमें y तुम्हारा ए एम है, x तुम्हारा f है, और m तुम्हारा वन बाय एम, ये हो गया, प्लस c। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन का तुम्हारा ये हो गया। तो ये जो c इंटरसेप्ट होता है उसमें, है ना, तो इंटरसेप्ट जो होता है, अब इसमें तुम्हारा म्यू पॉजिटिव रहेगा, एम पॉजिटिव रहेगा, जी पॉजिटिव रहेगा, एम पॉजिटिव रहेगा। तो बेसिकली जो इस ग्राफ का इंटरसेप्ट आना चाहिए ए एम और एफ ग्राफ का, वो निगेटिव आना चाहिए इस एक्सप्रेशन के हिसाब से। तो अब तुम ध्यान से देखो, अगर तुम इसको स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू करते हो तो इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, अगर पीछे तक जा रहा हो तो जीरो आ रहा है। अगर तुम इसमें स्लोप कम कर देते हो तो इंटरसेप्ट कुछ इधर ऊपर की तरफ आएगा, है ना। बट अगर तुम इस स्लोप को बढ़ा देते हो तो तुम्हारा स्लोप इंटरसेप्ट कुछ ऐसे नेगेटिव की तरफ आएगा। तो बेसिकली तुम्हें यहाँ से समझ में आ गया होगा कि इसके बाद जो तुम्हारा ये ए एम का ग्राफ जो जाएगा, वो कुछ इससे हायर स्लोप की तरफ जाएगा, इस तरीके से, है ना, कुछ ऐसे उठ करके। ये अगर क्लियर नहीं हो रहा थोड़ा सा और, मैं क्योंकि पहले ही वाली का बहुत ज्यादा स्लोप ले लिया था, तो मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ये होगा कैपिटल एम का एक्सेलरेशन, जिसका एक्सप्रेशन नीचे हमने यहाँ पर ये दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन के हिसाब से ये चलेगा। और अब तुम इसको अगर पीछे एक्सटेंड करके देखना चाहो तो इसका स्लोप कुछ यहाँ नेगेटिव कुछ पॉइंट पर आएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर नीचे कहीं मिलता है तो यहाँ ऐसे। तो ये है, ठीक है। तो बेसिकली एक चीज समझ में आई कि जब हम अब इस पूरे एनालिसिस को मैं एक बार फिर से तुम्हें बताता हूँ। तो हमने क्या किया, ये दो ब्लॉक रखे थे, जिसका ये नीचे वाले का मतलब इस नीचे वाले ब्लॉक का जो सरफेस के साथ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो जीरो है, और यहाँ पर कुछ म्यू है जो कि नॉन जीरो है, ठीक है। अब हमने इस पे एफ लगाना चालू किया। जब हम इस पे एफ लगाना चालू करेंगे तो उसके बाद ये जो, अगर ये कुछ टाइम तक एक साथ चलेंगी, उसके बाद ये अलग अलग हो जाएंगी। जब तक ये एक साथ चलेंगी तब तक हम इनको एक बॉडी मान करके अगर लिखें, तो हम ये लिख रहे थे एम प्लस एम इंटू ए नॉट इक्वल टू एफ। तो यहाँ से हमने वो एक्सेलरेशन निकाला, जब तक ये एक साथ चलेंगे तो वो इस एक्सेलरेशन से चलेंगे, एफ प्लस एफ अपॉन एम प्लस एम। ठीक है, जब तक ये एक साथ चल रहे हैं तो इसको चला रहा है फ्रिक्शन, और इसको चला रहा है एफ माइनस एफ, ठीक है, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ। फिर हमने इसकी एफबीडी बनाई थी, ठीक है, ये हो गया। तो जब तक ये एक साथ चलेंगे तब तक ये एक्सेलरेशन होगा, ये हमने लिख लिया था। तो किस एक्सेलरेशन तक ये एक साथ चलेंगे, जब तक एक्सेलरेशन जो इस छोटे वाले जो ब्लॉक केवल फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक है नीचे वाला, ये तो मूव कर रहा है एफ माइनस एफ की वजह से।
बट ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये केवल फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है, तो हम इस पर सबसे पहले ध्यान देंगे। जो केवल फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है ये एक मैक्सिमम लिमिट तक ही मूव कर सकता है, उसके बाद इसको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन एक लिमिटेड टाइप का फोर्स होता है। तो ये हो गया। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारी म्यू एम जी निकल करके आई, जब तक ये म्यू एम जी से कम है फ्रिक्शन, तब तक ये दोनों एक साथ चल लेंगे। और वो एक्सेलरेशन तुम एफ एस बाई एम भी लिख सकते हो इस ब्लॉक को यूज करके, और पूरे के लिए लिख रहे हो तो एफ अपॉन एम प्लस एम भी लिख सकते हो, जो चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ये हो गया। ये हमने फिर मैक्सिमम वैल्यू लिखी थी कि हाँ म्यू जी जब तक एक्सेलरेशन होगा तब तक ये एक साथ चलेंगे। तो जब तक ये एक साथ चल रहे तो ये दोनों का ग्राफ ऐसा ही था यहाँ तक, ठीक है सेम। उसके बाद क्या हुआ, अब ये तो अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर लग चुका है, ये एम से ज्यादा, ये एम की मैक्सिमम वैल्यू है बेसिकली, जो म्यू जी है, इससे ज्यादा एम लग नहीं सकता, तो अब ये इसके बाद ऐसे ही लगता रहेगा जब तक ये कांटेक्ट में है। ठीक है, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कांटेक्ट लूज नहीं हो रहा, इनका ऐसा सफिशिएंटली लॉन्ग बॉडी है। ठीक है, ये हो गया। और ये जो तुम्हारा नीचे वाला ब्लॉक है, अब क्या होगा, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लग रहा है बट रिलेटिव मोशन तब भी हो रहा है। तो अब वो जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसमें इसका एक्सेलरेशन हमने कैपिटल एम बोला, और उसको हमने फिर ऐसे लिखा एम इंटू कैपिटल ए एम, सॉरी कैपिटल एम इंटू ए एम इज इक्वल टू एफ माइनस एफ के। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, तो ये हमें कैपिटल ए एम का एक्सप्रेशन मिला। वहां से हमें पता चला कि कैपिटल ए एम जो है वो कुछ इस तरह की ग्राफ, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा जिसका इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम बेसिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें एक दो पॉइंट नोट कर लो जो तुम्हें ध्यान रखने हैं कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमने ऊपर अभी किया भी है। अब तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। फिर हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, उससे तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स कैसे की जाती है। तो पहली चीज हमें क्या करनी है, आइडेंटिफाई दैट ब्लॉक विच इज मूविंग ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। आइडेंटिफाई दैट ब्लॉक विच इज मूविंग ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली, जो केवल फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले तुम्हें। उसको हम प्रॉब्लम करेंगे तो तुम्हें और क्लियर होगा अभी। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या करना है जो हमने यहाँ भी किया, ये स्मॉल एम से ही हमने सारी एनालिसिस चालू की थी, है ना। सबसे पहले हमने देखा कि स्मॉल एम जो है वो केवल फ्रिक्शन से चल रहा है, तो उससे ही हमने एनालिसिस अपनी चालू की। फिर हमने क्या करना है, फाइंड एफ एस मैक्स एक्टिंग ऑन इट। तो इस पे फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है ये हमें फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे निकालेंगे, वही म्यू नॉर्मल से। तो इसका एफबीडी बनाया हमने जो केवल फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। फिर नॉर्मल नॉर्मल हमने डिफाइन किया एमजी से इस तरीके से, और फिर हमने म्यू नॉर्मल करके फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। ठीक है, और यही मैक्सिमम वैल्यू जो है, इसी की वजह से जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही एक एफ एस बाई एम, वो होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन जब तक ये दोनों एक साथ चलेंगे। उससे तुम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ निकाल सकते हो जब तक ये एक साथ चलेंगे। ठीक है, जो हमने यहाँ पर किया भी था। तो ये हो गया थर्ड स्टेप तुम्हारा, डिवाइडेड बाई मास, डिवाइड एफ एस मैक्स अपॉन स्मॉल एम, उसके मास से डिवाइड किया, वी विल गेट मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक मूविंग विद फ्रिक्शन ओनली, ऑफ ब्लॉक मूविंग। और ये हमेशा म्यू जी नहीं होगा। ठीक है, अभी तो म्यू जी था क्योंकि हमारा नॉर्मल ऐसा था म्यू एम जी, बट अगर नॉर्मल कुछ और हुआ तो वो अलग तरीके से वैरी करेगा। उस पर अभी हम क्वेश्चंस ले रहे हैं तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो वो जो एफ एस मैक्स बाय एम करोगे वो आएगा A1, और जो फोर्स, अब फोर्थ स्टेप तुम्हारा एफ नॉट हो गया इज इक्वल टू फोर्स अप टू विच बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। तो पहले तुमने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन सा ब्लॉक है जो केवल फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। उससे तुमने ये वैल्यू निकाली कि कब तक कितना एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो सकता है जब तक वो ब्लॉक उसके साथ चलता रहे। और वहीं से उस एक्सेलरेशन को जब टोटल मास है तो मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हें वो फोर्स मिल जाएगी कैपिटल एफ की वैल्यू, जब तक जिस फोर्स को तुम लगाओ तो तब तक दोनों एक साथ चलते रहे। उसके बाद फोर्स की वैल्यू तुम और बढ़ाओगे तो फिर वो अलग अलग चलेंगे, उसकी एनालिसिस हमने पीछे कर ली। तो एफ नॉट कितना हो जाएगा तुम्हारा, एम प्लस एम, जो टोटल मास है इंटू ए नॉट। ए नॉट क्या है जो हमने यहाँ ऊपर निकाल, सॉरी A1, A1 क्या है, ये जो एक्सेलरेशन निकाला ऊपर। ठीक, अब एक दो क्वेश्चन करते हैं तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नोट करो यार। फिर एक इरोडोव का अच्छा क्वेश्चन करेंगे इसी का। खैर इरोडोव से टफ क्वेश्चन मैं आगे तुम्हें एक दो कराने वाला हूँ इस इरोडोव से पहले, तो फिर तुम्हें इरोडोव वाला क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा।
इस तरीके का सरफेस दिया है, इस पर एक ये कैपिटल एम मास का ब्लॉक है, उसके ऊपर ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, वही सेम चीज, ये म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और यहाँ का कुछ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, है ना। ठीक है, और अब हम इस पर एक कैपिटल एफ फोर्स लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब बोल रहा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ up to which block both blocks will move together, up to which both blocks will move together। तो ये जब तक एक साथ चलेंगे तब उस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो। तो बेसिकली हमें करना क्या है, जो हमने पहले किया कि पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा ब्लॉक है जो कि केवल फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। तो पिछले केस में तुम्हारा ऊपर वाला ब्लॉक था, बट अब तुम ध्यान से देखो ना, ये एफ फोर्स लग रहा है, ये इसको रोकना चाहेगा इस तरफ, तो क्या कैपिटल एम पर इधर फ्रिक्शन लगेगा, तो अब हमारा कैपिटल एम है जो केवल फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। तो हमें ये चीज पता चली, पिछले वाले सिनेरियो में हमारा ये स्मॉल एम जो था वो केवल फ्रिक्शन की वजह से चल रहा था, अब ये केवल फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। तो कैपिटल एम का अगर हम एफबीडी बनाते हैं, ठीक है, कैपिटल एम, तो और स्मॉल एम का भी साथ साथ बनाते हैं, ठीक है, स्मॉल एम, तो स्मॉल एम पर हम बेसिकली एक फोर्स एफ लगा रहे थे, फिर उसकी वजह से इस पे एक फ्रिक्शन लग रहा था, ठीक है, इसको रोकने वाला, और वही फ्रिक्शन यहाँ पर लग रहा था, इस, सॉरी, यहाँ दिखा देता हूँ, वही फ्रिक्शन इस पर भी लग रहा था, इसको यहाँ से रोकने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। अब ये था नॉर्मल, ठीक है, और जो ये नॉर्मल, सॉरी, ये था इसका एम जी, ये था इस पे नॉर्मल जो नीचे की तरफ से आ रहा था, और जो नॉर्मल बेसिकली तुम देखोगे, जो नॉर्मल ये इस पर लगाएगा एन, वही नॉर्मल ये इस पर भी लगाएगा एन, तो इस पर भी लग रहा था ये नॉर्मल, ठीक है, इस तरीके से, है ना। और ये था तुम्हारा कैपिटल एम जी इसका। तो ये दोनों के हमने एफबीडी बना लिया, तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो नॉर्मल तुम्हारा निकल करके आएगा एम जी के बराबर, और यहाँ से तुम देखोगे अगर तो एक यहाँ से निकलेगा एन डैश, जो इस सरफेस का नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। अब ये जो फ्रिक्शन है, हमें बेसिकली पहले फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है ना। ये वाला जो फ्रिक्शन है, तो ये कौन से सरफेस के वजह नॉर्मल पर डिपेंड कर रहा होगा। बेसिकली फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है, तो इस वाले सरफेस के नॉर्मल ये एन पर ही डिपेंड कर रहा होगा। तो बेसिकली हमें ये एन निकालना है, ठीक है। तो एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन तुम्हारा कितना होगा, इससे लिख दिया, बेसिकली एन तो हमने लिख ही लिया, ठीक है। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, म्यू नॉर्मल, तो हो जाएगी म्यू स्मॉल एम जी, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू जब तक ये दोनों एक साथ चलेंगे, वो क्या होगा, एफ एस मैक्स, और कौन सा ब्लॉक है जो केवल फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, क्या ये है कि ये है ना, क्योंकि इस पर केवल फ्रिक्शन है, तो इसका मास क्या है, कैपिटल है, तो इसको हम कैपिटल एम से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू अप टू विच दोनों एक साथ चलेंगे, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू स्मॉल एम जी, फ्रिक्शन की वैल्यू अपॉन कैपिटल एम। पहले म्यू जी आया था क्योंकि जो है स्मॉल एम ही मूव कर रहा था केवल फ्रिक्शन की वजह से, अब की कैपिटल एम केवल फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है, तो ये वैल्यू आई है, ठीक है। हमें क्या निकालना था, एफ नॉट, यानी कि फोर्स अप टू विच, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ अप टू विच बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, तो वो मैं उस वैल्यू को एफ नॉट बोल दे रहा हूँ। एफ नॉट हो जाएगी तुम्हारी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो टोटल मास है इंटू ए नॉट, ए मैक्स, है ना। ये हो जाएगी तुम्हारी एम प्लस एम इंटू म्यू एम जी बाई कैपिटल एम, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं चीज़ों को। तो बेसिकली ये है तुम्हारा एक कैपिटल एम मास का ब्लॉक, और इसके ऊपर ये रखा है स्मॉल एम मास का ब्लॉक, ठीक है। अब हम दोनों पर फोर्सेस लगाएंगे, इस पर कुछ फोर्स लग रही है F1, और इस पर कुछ फोर्स लग रही है F2, ठीक है। और यहाँ का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये अगेन 0 है, और यहाँ का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो अपने को दिया हुआ है 0.5, ठीक है। F1 की वैल्यू दी हुई है 10, यहाँ मैं नीचे ही लिख देता हूँ, चलो ठीक है, कहीं अलग लिख देता हूँ। तो F1 की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 10 न्यूटन,
और F2 की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 20 न्यूटन। स्मॉल m की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 2 kgs। कैपिटल M की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 3 kg। ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, ऑल्सो फाइंड एक्टिंग फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, ऑल्सो फाइंड एक्टिंग फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। ठीक है। तो एक्टिंग फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक के बीच में बताना है, और फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स दोनों के अलग अलग बताने हैं। ठीक है। तो आओ देखते हैं। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब दोनों पे फोर्स लग रही है, अपने को सबसे पहले मानना है कि दोनों एक साथ लेट बोथ आर मूविंग टुगेदर, लेट बोथ आर मूविंग टुगेदर। अब हो सकता है हमारा assumption रॉन्ग हो जाए, अगर एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में आ जाता है तो हमारा assumption रॉन्ग हो सकता है, यानी कि नेगेटिव आ जाए। ठीक है। या फिर जीरो आ जाए तो भी हमारा assumption रॉन्ग हो सकता है, फिर दोनों एक साथ रुके हुए भी हो सकते हैं। तो अभी सपोज हम दोनों को मान रहे हैं कि एक साथ चल रहे हैं, और सपोज कुछ एक एक्सेलरेशन से ये चल रहा है जिसको मैंने बोल दिया, वो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। बेसिकली ये F2 तुम्हारा कितना दिया है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ 20 न्यूटन, F1 तुम्हारा 10 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शन तो इंटरनल हो जाएगा अगर ये एक साथ चल रहे हैं, और नीचे वाला फ्रिक्शन कुछ है नहीं, तो नेट फोर्स इधर की तरफ 10 का आ रहा है। तो जो अगर ये साथ में चल रहे हैं तो ए कॉमन, इनका कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स तुम्हारा कितना है 10 का। तो ऐसे लिख देता हूँ 20 - 10 लेफ्ट साइड में, अपॉन टोटल मास कितना है स्मॉल m प्लस कैपिटल M, यानी कि 2 + 3 यानी कि 5। तो ये हो जाएगा 2 का इस साइड में कॉमन एक्सेलरेशन, ये मीटर पर सेकंड का लगा लेना यार। ठीक है। ये हो गया। अभी हम ये मान रहे हैं, तो अब इस केस में दोनों की अलग अलग इंडिविजुअल FVD बना के देखते हैं। ये है कैपिटल M, स्मॉल m। हाँ, तो कैपिटल M में तुम्हारा एक लग रहा है ये 20 न्यूटन का फोर्स, एक इसका mg लग रहा होगा जो कि होगा कैपिटल M कितना है 3 kg, और g को मैं यहाँ पे g = 10 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख लेना। तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन का वेट इसका। फिर यहाँ से इस पे एक नॉर्मल लग रहा होगा जो इनके सरफेस का नॉर्मल है, और ये सरफेस का नॉर्मल इस पर यहाँ से लग रहा होगा। इसके अलावा इस पर इसका मास 2 था तो इस पर 20 न्यूटन का वेट लग रहा होगा। इस पर हमने एक 10 न्यूटन का ये फोर्स लगाया ही हुआ है। तो मैं एन एन हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हो गया। और इस पर क्या लगेगा, इसका वेट लग गया, ये लग गया, ये लग गया। इस वाले पर एक एन डैश और लगेगा जो नीचे से लग रहा है। ठीक है, सब बन गया। अब फ्रिक्शन बच रहा है बस, है ना। तो अगर हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट साइड में है और दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो फ्रिक्शन अपनी जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी बेसिकली, हमें चाहिए इधर A = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस वाले में भी हमें इधर चाहिए A = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो फ्रिक्शन बेसिकली ऐसे लग रहा होगा, है ना। अब इस केस में अगर हम फ्रिक्शन कैलकुलेट करने जाएं, पहले तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी हो सकती है। वो होगी म्यू नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, केवल इस पर लग रहा है 20 न्यूटन हो जाएगी ना। ठीक है, समझ में आ गया, FG के बराबर इस छोटे वाले के। तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू कितना था अपना 0.5, तो 0.5 × 20, यानी कि 10 न्यूटन तक फ्रिक्शन लग सकता है। अगर अपने को ये एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चाहिए, तो हम ये लिख सकते हैं कैपिटल M कितना था 3 × 2, है ना। 3 × 2, ये हो गया तुम्हारा नेट फोर्स इस पर। ठीक है, = 20, जो एक इस पे लगी रहा है, माइनस फ्रिक्शन। तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 - 6 यानी कि 14 न्यूटन। तो ये तो हो ही नहीं सकता, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही 10 न्यूटन है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फ्रिक्शन एफ मैक्स से ज्यादा आ रहा है, ये हो ही नहीं सकता। तो हमारा जम्पशन रॉन्ग है, तो हम लोग लिख सकते हैं therefore blocks cannot move together, मतलब ये साथ में मूव नहीं कर सकते। साथ में मूव करना था तो ये चीज सही आनी चाहिए थी। ठीक है, मतलब अलग अलग मूव कर रहे थे। अब अलग अलग FBD देख लो फिर से। ठीक है, तो अब इनका अलग अलग एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन तुम्हें बताने हैं, फ्रिक्शन बताना है, सब चीजें हो गई। ठीक है, ये कैपिटल M वाला है, इस पर इस तरीके से तुम्हारा 20 का फोर्स ये था। ठीक है,
बाकी ऊपर हमने बनाए हुए थे यार फोर्सेस। 30। एक यहाँ से नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि तुम्हारा कितना था इसकी वैल्यू भी हमने लिखी हुई है ना यहाँ पर। कहाँ गया? नॉर्मल ये 20 के बराबर है, यहाँ लिखा था हमने। ये 20 का ये लग रहा था, 20 न्यूटन का, 20 ये हो गया। इसका मास ये 30 न्यूटन, इसका जो है, जो इसका मास इंटू ग्रेविटी हो गया। और ये इसका एक एंड डैश था। ठीक है, और अब क्योंकि ये साथ में नहीं चल रहा है लेकिन चल तो रही है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, बट वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लगेगा। और वो कितना होगा? 10 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो इसका अगर तुम मतलब बेसिकली अब फ्रिक्शन एक्टिंग तो दोनों के लिए 10 न्यूटन आ गया, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, अलग अलग चल रहे हैं। और रिलेटिव मोशन है दोनों के बीच में, तो फ्रिक्शन अपनी काइनेटिक वैल्यू पे लग रहा होगा जो कि 10 न्यूटन है। इसको एफ के भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये अपना सेकंड पार्ट का आंसर तो आ ही गया। मतलब बेसिकली इसमें एक्टिंग फ्रिक्शन भी पूछा था ना, तो एक्टिंग फ्रिक्शन तो यही है। अब हमें एक्सेलरेशन की बात करनी है। इसका एक्सेलरेशन देखोगे तो कितना हो जाएगा? A1 इक्वल टू, इधर है 20 -10 अपॉन इसका मास कितना है? 3। ये हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। छोटे वाले की बात करते हैं, स्मॉल एम वाले की। इस पर क्या क्या लग रहा था? एक तो इसका वेट लग रहा था 20 न्यूटन का। फिर इस पर एक नॉर्मल लग रहा था जो कि 20 न्यूटन के बराबर ही था। ठीक है, बाकी इसमें केवल एक इधर से अपने को 10 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया था। और एक फ्रिक्शन इस पे लगेगा जो कि एफ के पर लगेगा, जो रिलेटिव मोशन को रिप्रेजेंट वो रोकेगा, तो वो 10 न्यूटन हो जाएगा। तो इस पे तो देखो तुम, ये फोर्स बैलेंस होगा ना, 10 और 10। तो इसका एक्सेलरेशन सिंपली ए स्मॉल एम इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो तुम्हारे सब आ गए आंसर, एक स्मॉल एम, कैपिटल एम, और एक्टिव फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। पहले हम मानेंगे कि साथ चल रहे हैं। फिर कुछ कंडीशन अगर ऐसी आ गई, जैसे यहाँ पर एफ एस मैक्स से ज्यादा आ गया फ्रिक्शन, तो मतलब साथ नहीं चल रहे थे, अलग अलग चल रहे थे, तो ठीक है, इसमें सॉल्व कर दो। अलग अलग में तुम आराम से सॉल्व कर ही सकते हो। अलग अलग चल रहा है, फिर एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि अगर अलग अलग चल रहे हैं, मतलब रिलेटिव मोशन है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू सिंपली एफ के हो जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि म्यू एस, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर भी होती है, जो कि म्यू नॉर्मल होती है। तो ये है, इस तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कैपिटल एम मास का ब्लॉक हो गया, ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक हो गया। इस पर हमने एक फोर्स लगाई है 10 न्यूटन की। इस पर भी हमने एक फोर्स लगाई है 10 न्यूटन की। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तुम्हारा 0, U इक्वल टू 0। और इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तुम्हारा 0.5। फिर वही स्मॉल एम तुम्हारा 2 kg है, कैपिटल एम तुम्हारा 3 kg है। ठीक है, फिर तुम्हें वही निकालना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड एक्टिंग फ्रिक्शन बिटवीन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को, ये पिछले क्वेश्चन जैसा सिमिलर ही है, तो इसको मैं तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क में। तो अब तुम इसको ऐसा है कि खुद से ट्राई करो, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। अगर आ जाता है तो आंसर कमेंट करो, और नहीं आता है तो तुम इसको लिख सकते हो कि मतलब डाउट है या ऐसा कुछ, जो भी तुम कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगर मेरे को कोई भी कमेंट नहीं मिला डाउट का, तो मैं इसको फिर अगली क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा। अगर डाउट होगा तो डाल देना कि इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँ। ठीक है, तुम ये लिख सकते हो कि डाउट इन होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर मैं इसको अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। अदरवाइज आसान क्वेश्चन है, तुम अपने आप कर सकते हो, तो कर लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं इरोडोव से। ठीक है, तो बताता हूँ तुम्हें क्या क्वेश्चन है। हम्म, एक कहाँ गया वाला क्वेश्चन? ठीक है, तो ये लिख सकते हो इरोडोव क्वेश्चन नंबर 1.65, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का 65th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में नोट कर रहा हूँ। अ प्लैंक ऑफ मास m1, अ प्लैंक
of mass m1 with a bar of mass m2 with a bar of mass m2 placed on it lies on a smooth horizontal plane. Placed on it lies on a smooth horizontal plane. A horizontal force growing with time, a horizontal force growing with time F equal to alpha t, where alpha is a constant, is applied to bar. Is applied to bar. Find how the accelerations of the Planck, okay, find out the accelerations of the Planck W1, मैं इसको A1 बोल दे रहा हूँ, W1 बुक में लिखा है, ठीक है। मैं हम A1 A2 यूज करते हैं तो हम A1 करेंगे, W कौन यूज करता है, तो A1 मैं इसको अपने लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एंड द बार W2 यानी कि A2 डिपेंड्स, ठीक है, ऑन T, the coefficient of friction between the plank and the bar, the coefficient of friction between, अगर पिछले क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया ना तो ये उनसे आसान क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने आज क्लास में कराया। plank and the bar is equal to K, draw the approximate plot of these dependencies, approximate plot of these dependencies, ठीक है। तो आओ देखते हैं, इस क्वेश्चन में बोल रहा है प्लैंक ऑफ मास m1 विद अ बार ऑफ मास m2 प्लेस्ड ऑन इट। ये बेसिकली प्लैंक को बड़े ब्लॉक को बोल रहा है और बार छोटे ब्लॉक को बोल रहा है, जो हमने ऊपर अभी बनाए हुए हैं। इस तरीके से बोल रहा है कि प्लैंक ऑफ मास m1 और इसके ऊपर बार ऑफ मास m2, ठीक है, ये इसके ऊपर हमने m2 रख दिया। इस प्लेस्ड ऑन इट हॉरिजॉन्टल फोर्स ग्रोइंग विद टाइम F इक्वल टू अल्फा टी इज अप्लाइड टू बार यानी कि m2 पर। तो इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इस तरीके से F इक्वल टू अल्फा टी हमने लगा दिया, ठीक है। फाइंड हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक A1 A2 डिपेंड्स, है ना, ऑन टाइम। मतलब हमें बेसिकली A1 बताना है क्या होगा, A2 बताना है क्या होगा, और हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बार इज इक्वल टू के, ठीक है, ये अपने को गिवन है। इन दोनों के मतलब बार एंड प्लैंक, यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है म्यू, वो तुम्हारा के बराबर है, और ये स्मूथ सरफेस है तो ये म्यू इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा होगा शायद, लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपने को ये A1 और A2 की वैल्यू बतानी है, फिर उनका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो वैल्यू बता दूंगा तो ग्राफ तो तुम बना ही लोगे, तो आओ देखते हैं कैसे करेंगे। तो वही है, F इक्वल टू अल्फा टी लग रहा है, तो अब होगा क्या, ये फोर्स बढ़ेगा तो इसको M2 को रोकना चाहेगा, तो इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, पहली चीज M2 पर, तो M1 पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो M1 है वो वाला ब्लॉक है जो केवल फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, जो हमने बोला कि हम सबसे पहले ऐसा ब्लॉक आइडेंटिफाई करेंगे जो केवल फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कैपिटल M1 के लिए। तो M1 पे क्या क्या फोर्सेस होंगी, ये होगा ये फ्रिक्शन,
एक ये ऊपर से आ रहा होगा नॉर्मल, एक इसका लग रहा होगा M1G, और एक यहाँ नीचे से N डैश। ठीक है, छोटे वाले मतलब M2 के लिए देखते हैं। तो M2 पर क्या क्या फोर्सेस होंगी? एक तो इसका वेट M2G, ये नॉर्मल जो इस पर भी लग रहा है यहाँ पर, ये नॉर्मल, और फ्रिक्शन इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा इसको अपोज करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो वो होगी म्यू नॉर्मल, यानी कि म्यू इंटू में नॉर्मल कितना है तुम्हारा M2G के बराबर है। ठीक है, म्यू M2G, ये हो गई तुम्हारे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो जब तक ये एक साथ चलेंगे तब तक कॉमन एक्सेलरेशन तो इसका वही होगा कि अपना F अपॉन M1 प्लस M2, और वो F कितना है AT, तो सॉरी अल्फा टी अपॉन M1 प्लस M2, ये चलेंगे जब तक ये मतलब ये दोनों का एक्सेलरेशन, ये तुम्हारा A1 इक्वल टू A2 होगा टिल टाइम T0, है ना। T0 क्या, जब तक ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो T0 क्या है? टाइम टिल विच दे बोथ मूव टुगेदर। ठीक है, तो अब ये T0 हम कैसे निकालेंगे? अगर हम फोर्स निकाल लें जब तक ये एक साथ चल रहे हैं, वो तो हमें आता है, हमने पहले डिस्कस कर रखा है। वो फोर्स अल्फा टी के बराबर है, तो वहां से टी की वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, तो जब तक ये एक साथ चल रहे हैं तब तक कॉमन एक्सेलरेशन का ये होगा। तो ये एक साथ चलेंगे कब तक? जब तक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक आएगा, है ना। ठीक है, ये हो गया। अब जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ गया फ्रिक्शन, एक मिनट, हमने एफईडी तो सही बनाया ना? हाँ ठीक है। अच्छा, इस पर मैं ये दिखाना भूल गया क्या, ये बना दो यार, एफ इक्वल टू अल्फा टी जो लगा रहे थे, तब तक ये एक साथ चलेंगे। तो हमारा ये वाला जो ब्लॉक है, ये केवल फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। तो एफ मैक्स की वैल्यू हमने लिख ली थी, तो वो कॉमन एक्सेलरेशन की मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन ये हो गया। ये कब तक चलेगा? जब तक ये फ्रिक्शन, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो ए मैक्स कॉमन एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होगा तुम्हारा? वो होगा एफ एस बाई, किस पर लग रहा है? कैपिटल स्मॉल एम वन, तो स्मॉल एम वन लिख दूंगा। एफ एस की वैल्यू हमने क्या, एफ एस मैक्स बेसिकली मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? म्यू एम टू जी, तो ये हो जाएगी म्यू एम टू जी बाई एम वन, है ना, ए मैक्स। वो निकल करके आया कितना? म्यू एम टू जी बाई एम वन। ठीक है, तो एफ मैक्स कितना होगा? वो होगा एम वन प्लस एम टू टोटल मास इनटू दिस कॉमन एक्सेलरेशन, म्यू एम टू जी बाई एम वन। और उस टाइम पर टाइम टी नॉट है, तो हम इसको अल्फा टी नॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स अल्फा टी है, तो उस टाइम पर अल्फा टी नॉट है जब ये मैक्सिमम वैल्यू पर फ्रिक्शन अपना लग रहा है, इस तरीके से। यहाँ से टी नॉट की वैल्यू तुम्हारी निकल करके आएगी म्यू एम टू जी बाई एम वन इंटू एम वन प्लस एम टू। अब सही है। तो इस टाइम तक कॉमन एक्सेलरेशन रहेगा, वो कितना रहेगा? अल्फा टी अपॉन एम वन प्लस एम टू दोनों का, और ये तब तक एक साथ चलते रहेंगे। बट जैसे ही टाइम इस टी नॉट के ऊपर जाएगा, फॉर टी ग्रेटर देन टी नॉट, दोनों अलग अलग चलेंगे। तो अब अलग अलग एनालिसिस कर लेते हैं यार। तो पहले हम किसकी एनालिसिस कर लें? पहले चलो हम इस M2 की एनालिसिस कर लेते हैं, जिसपे अल्फा टी फोर्स लग रहा है। तो M2 की बात करेंगे, तो इस पर ये लग रहा है अल्फा टी। अब क्योंकि ये अलग अलग चल रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रिक्शन अपनी काइनेटिक वैल्यू पर यानी कि मैक्सिमम वैल्यू पर लगेगा, जो कि हो जाएगा म्यू M2G। ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ही था ना। हाँ ठीक है, वो म्यू बेसिकली के है बुक में, तो तुम इसको म्यू समझ जाना, मैंने सेम किया। ठीक है, म्यू और के वही है, एक चीज। ठीक है, म्यू M2G। बाकी इसमें अपना M2G और नॉर्मल ही तो लगी रहा होगा, इसको मैं छोटे छोटे दिखा दूंगा, M2G और ये नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया। तो इसका एक्सेलरेशन मैं अगर लिखना चाहूंगा, तब वो कुछ A2 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, M2 A2 इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस एफ के, है ना। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ M2 A2 इक्वल टू अल्फा टी माइनस म्यू M2G। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ A2 की वैल्यू हो जाएगी अल्फा टी माइनस म्यू M2G अपॉन M2। ये आ गई A2 की वैल्यू। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा लिख सकते हो अल्फा टी बाई M2 माइनस म्यू जी, ये A2 की वैल्यू आ गई। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं बड़े वाले के लिए, कैपिटल एम के लिए, मतलब सॉरी M1 के लिए। तो M1 पे क्या क्या फोर्सेस थे, वर्टिकल वाले पहले दिखा देता हूँ, यहाँ छुट्टी करते हैं उनकी। M1G, यहाँ से नॉर्मल, यहाँ से एन डैश, ठीक है। इसके अलावा इस पर केवल एक फ्रिक्शन लग रहा था जो इसको चला रहा था, ये जो कि अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि इसके आगे अभी अलग अलग चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा F k = μ m2g, ठीक है। अब इसका जो हम एक्सेलरेशन लिखेंगे, सपोज ये इधर कुछ A1 एक्सेलरेशन पे चल रहा है, तो हम लिख सकते हैं M1A1 = μ m2g, है ना, इसके आगे। तो A1 की वैल्यू यहाँ से सिंपली तुम लिख सकते हो μm2/m1 ये हो गया। तो अब अगर हम इनके प्लॉट बनाए ना, जो ये प्लॉट बनाने को बोल रहा था A1 A2 का और टाइम के साथ, मैं एक ही डायग्राम में दोनों बना रहा हूँ, तुम अलग अलग बना सकते हो, जैसे हमने स्टार्टिंग में इसको समझते वक्त भी किया था। तो इस तरीके से हम अलग अलग कलर से दिखा लेंगे, ठीक है। A1 और A2 इधर ले लिए, और इधर हमने टाइम ले लिया, ठीक है। तो देखोगे t = 0 पर, फोर्स जीरो है, तो ये सब कुछ रुके हुए A1 A2 सब रुके हुए हैं, तो t = 0 पर तो फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। फिर ये कुछ देर तक साथ में चले हैं, तो वो कॉमन एक्सेलरेशन का तुम्हारा फंक्शन कहाँ गया, जो हमने निकाला था वो था α t/m1 + m2। तो मतलब t के साथ ये y = mx की तरह वेरी कर रहा है ना। y, सॉरी, ये क्या किया मैंने, हाँ ये y = ये पूरा इसका स्लोप हो जाएगा α/m1 + m2, और ये x यानी कि इस तरीके y = mx। तो जीरो इंटरसेप्ट का एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप है α/m1 + m2। तो ये हो गया, तो ये यहाँ से इस तरीके से वेरी करेंगे, ऐसे जाएंगे A1 A2 दोनों, ठीक है। इस टाइम पर ये टाइम इक्वल कब तक, टाइम t = t0 तक, और इस टाइम तक फोर्स की वैल्यू क्या है, α t0/m1 + m, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, है ना, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, तुम्हारा जो ये फर्स्ट वाला ब्लॉक है नीचे वाला, जो केवल फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, ये इस एक्सेलरेशन तक आ गया। इसके बाद इसका एक्सेलरेशन रहेगा μm2/m1 × g, और इसको तुम इसके बराबर भी कर सकते हो ना सीधे सीधे। तुम्हारी फोर्स कितनी थी, तो बेसिकली ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। यही वैल्यू तुम्हारी एक मिनट, α t0/m1 + m2 जो है, ये μm2/m1 × g मैक्सिमम वैल्यू तो यही आई थी ना एक्सेलरेशन की, वो हमने कहाँ निकाली थी, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, आ, ये निकाली थी μm2/m1 × g। इस एक्सेलरेशन तक ये साथ साथ चलेंगे। इसके बाद जो तुम्हारा ये छोटा वाला जो M1 वाला ब्लॉक है, जो केवल इसकी वजह से चल रहा था, A1 तुम्हारा हो जाएगा μm2/m1 × g, और ये वैल्यू μm2/m1 × g के बराबर भी है, ठीक है, ये समझ जाना यहाँ पर, इसके बराबर ही है। बट अभी जो दूसरा ब्लॉक है, जो फ्रिक्शन की वजह से जो इस तरीके से चल रहा था, है ना, जो मतलब जिस पर हम ये फोर्स भी लगा रहे थे, तो इसका क्या होगा, ये भी y = mx + c टाइप की लाइन बनेगी। तो ये ये इसका ये स्लोप बनेगा mx, बट ये देखो इसका एक नेगेटिव इंटरसेप्ट आएगा जो हमने पहले देखा हुआ है। तो बेसिकली इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ से चला जाएगा, हायर स्लोप का ग्राफ, और इसका फंक्शन हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये हो गया तुम्हारा A2 का ग्राफ। तो इस तरीके से तुम्हारा ग्राफ बनेगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये तो बिल्कुल सिमिलर है, जैसा हमने समझते वक्त किया था, वही सेम चीज करवा रहा है, ठीक है। बाकी ये हो गई A1 की वैल्यू इसके आगे, और A2 की वैल्यू ये इसके आगे, T0 के बाद, आफ्टर T0 ये सारी चीजें हैं। और T0 तक, ये T0 हमने निकाला हुआ है, T0 तक जो हमारा एक्सेलरेशन है वो दोनों का सेम है, वो ये रहेगा α t/m1 + m। तो हमने पूरा एनालिसिस कर लिया। एक बार मैं फाइनली आंसर लिख देता हूँ फिर से, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। टिल टाइम t = t0, है ना, जब तक ये साथ में मूव कर रहा है ना, तो A1 = A2 = α t/m1 + m2। और फॉर टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू T0, जब ये T0 से ज्यादा चलेगा, मतलब T0 के बाद क्या होगा, A1 है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच चुका है, वो हो जाएगा μm2/m1 × g, ये यही रहेगा पूरे टाइम। और A2 तुम्हारा जो होगा वो बनेगा, यहाँ पे हमने लिखा है α t/m2, α t/m2 माइनस, कहाँ गया, μm2 माई म्यू माइनस म्यू जी, है ना, α t/m2 माइनस म्यू जी।
इनमें ऊपर लिखा हुआ था टी ग्रेटर देन टी नॉट के लिए ये ऐसे वेरी करेंगे। तो ये हमने दोनों के एक्सेलरेशन निकाल लिए हैं। फ्रिक्शन हमने देख ही लिया कब कैसा लगेगा। तो जब ये टी इक्वल टू टी नॉट के बाद ये इस समय तो ये फ्रिक्शन एफ के ही लगेगा पूरा टाइम, जो कि हमने लिखी हुई है, वैल्यू निकाली हुई है। उससे पहले फ्रिक्शन तुम्हारा हमने पहले भी एनालिसिस का पूरा कर रखा है। तो इस तरीके से पूरी प्रॉब्लम का एनालिसिस होगा। ये बिल्कुल वैसे ही सिमिलर है, बस इसमें एफ इक्वल टू अल्फा टी दे दिया हमने, पहले एफ को हम ऐसे न्यूमेरिकली मान मान के कर रहे थे, बस यही है। तो आई होप तुम्हें डबल ब्लॉक सिस्टम समझ में आ गया होगा। और इसमें ज्यादा सवाल आते नहीं यार, थोड़े बहुत ही आते हैं। तो इसको तुम अगर वैसे आगे के लिए अगर तुम वैसे देख रहे हो तो जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब इसमें बिल्कुल सवाल नहीं आते, एडवांस में भी कम ही आते हैं। बट हाँ ये है कि थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, हो सकता है तुम्हें एक बार में समझ में ना आया हो, क्योंकि मुझे भी अपने टाइम पे ये एक बार में समझ में नहीं आया था। तो ऐसे केस में वीडियो को दोबारा देखना, थोड़े एक दो अच्छे सवाल करना, तो तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर नहीं समझ में आया तो तुम इसको वैसे छोड़ भी सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है अभी। पर अगर तुम्हारे पास टाइम है तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ में आया हो, और कोई बुक रेफर कर लेना और कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लेना। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग, बाय।